हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम स्टोरी आपकी टेक्स्ट बुक्स में से डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पैरोज़, विच इज़ रिटन बाय K.A. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास जिनका पूरा नाम है, जो कि ना सिर्फ एक राइटर बल्कि एक फ़िल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर के बतौर भी बहुत फेमस हुए। और उनकी एक शॉर्ट स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस है, स्पैरोज़। इस स्टोरी में सोसाइटी के मेंबर्स कितनी आसानी से किसी गुड या बैड का टैग लगा देते हैं। समाज में किसी इंसान को अच्छा और किसी को बुरा कह देना, उसके लिए जजमेंट कर देनी बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर कोई बुरा है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो बुरा कैसे बन गया, क्या वो शुरू से ही ऐसा था, इसके बारे में कोई भी जानना नहीं चाहता। उसके रीज़न्स को कोई भी फाइंड आउट करना नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि समाज में कई तरह के कई कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। हम किसी भी कैरेक्टर को 100% गुड और 100% बैड नहीं बोल सकते। अगर अपनी हिस्ट्री में भी आप देखो तो उसमें भी अगर रामायण से शुरुआत करें तो रामायण में भी 2 कैरेक्टर हमें दिखाए गए, जिसमें कि एक राम जी का कैरेक्टर है और दूसरी तरफ जो नेगेटिविटी शो करता है वो रावण का कैरेक्टर है। लेकिन अगर इस चीज़ को भी देखा जाए कि रावण पूरा 100% बुरा नहीं था, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी और 4 वेदों का ज्ञान उसे था और वरदान लिए हुए थे उसने, देवी देवताओं से वरदान लेकर वो उस जगह तक पहुंचा था। उसकी एक गलती ने उसके ऊपर जो टैग लगा दिया कि ये गलत है। इसी तरह से हमारे समाज में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर कोई बुरा इंसान बनता है या बुरा उसे बोलते हैं लोग, तो उसके पीछे रीज़न क्या है उसको जानने की कोई भी कोशिश नहीं करता। अब इस स्टोरी में एक कैरेक्टर जो कि रहीम खान है, उसका अगर पास्ट देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उसके बिहेवियर में जो चेंज आ गया वो सबको नज़र आ रहा था। लेकिन उसके पीछे कारण जानने की किसी ने भी इच्छा नहीं की, किसी ने भी कोशिश नहीं की और उसको एक टैग लगा दिया कि ही इज़ अ बैड मैन इन द सोसाइटी। एक तरफ इस स्टोरी में हमें ये बताया गया कि कोई भी बुरा इंसान जो है वो असल में बुरा नहीं होता, उसको हालात बुरा बना देते हैं। और दूसरी तरफ इस स्टोरी से हमें एक और मैसेज मिलता है कि जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है, कुछ भी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लाइफ में जो चल रहा है उसको लेकर मूव ऑन करना ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन होगी, ना कि जो पास्ट में बीत गया उसको पकड़ के रखने से। तो इस स्टोरी में जब आप पढ़ेंगे तो फाइनली जो लास्ट में एक मैसेज कन्वे होगा वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में रहीम खान ने अपनी लाइफ में क्या गवा दिया। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द स्टोरी। रहीम खान, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी और वो खेतों में हल चलाता है, एक फार्मर है, पीजेंट है और अपने बलदों के साथ वो खेतों में काम करता है। गांव में शाम के समय जब अपने खेतों से वो वापस आ रहा है तो चौपाल पर बैठे हुए लोग उसकी तरफ देख के आपस में विस्परिंग मीन्स होता है एक दूसरे के लिए हल्की आवाज़ में बात करना कि कोई तीसरा सुन ना पाए जिसके बारे में बात हो रही है। तो वो हल्की आवाज़ में बात करने वाले कौन कौन थे,
जो चौपाल पे बैठे हुए, चौपाल वो जगह होती जहाँ पर बहुत सारे जो विलेजर्स हैं वो इकट्ठे होके आपस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं बातचीत करके। तो उस चौपाल में कालू बैठा हुआ था, नन्हा द फैट स्वीट सेलर बैठा हुआ था, रामनाथ जो जेलदार था वो भी बैठा हुआ था, और पटेल जो कि बूढ़ा था जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ये सब किसकी बात कर रहे थे? रहीम खान की बात कर रहे थे कि कितना क्रूअल हो गया है, कितना हार्ड हार्टेड हो गया है। ना तो ये बच्चों को मारने से हिचकिचाता है और ना ही हेल्पलेस एनिमल जो इसके बल्द हैं उन्हें मारने से ये पीछे हटता है। अपना गुस्सा उन पर निकालता रहता है और अपने बच्चे भी इसके जो हैं वो घर छोड़ के इसी के बिहेवियर के कारण चले गए हैं। ये लोग बातें कर रहे हैं, रहीम खान नज़दीक आता है तो चुप कर जाते हैं। रहीम खान गुज़र गया और फिर अपनी बातचीत में ये बिज़ी हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपनी जजमेंट दे रहे हैं रहीम खान के करैक्टर के बारे में। जेलदार अपनी घटना सुनाता है जो उसके साथ हुई है कि उसके बेटे ने रहीम खान के खेत में जानबूझकर अपनी घोड़ी को छोड़ दिया। इस बात को जेलदार डिस्कस नहीं कर रहा। जेलदार ये बोल रहा है कि देखो, मेरी घोड़ी जो गलती से इसके खेत में चली गई उसको भी रहीम खान ने बहुत बेरहमी से पीटा। अब यहाँ पर रहीम खान के लिए नेगेटिव बातें हो रही हैं, अपनी गलती कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। रहीम खान जो कि अपने घर पहुँचता है और अपने बल्द को बांध के अभी वो एंटर ही कर रहा होता है कि पड़ोस की एक औरत उसे आवाज़ दे के बुलाती है और डरते डरते बुलाती है कि कहीं रहीम खान उस पर टूट ना पड़े, नाराज़ ना हो जाए। और वो मैसेज देती है कि तुम्हारी पत्नी अपने ब्रदर के घर नूरपुर चली गई है। तो रहीम खान उसकी बात सुन के हैरान नहीं होता और उसके साथ भी कुछ कड़वाहट से बात करता है। वो औरत मैसेज देकर, संदेश देकर चली जाती है। अब रहीम खान अकेला है और गुस्सा उसे इस चीज़ का नहीं है कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, क्योंकि एक दिन ये होना ही था। इस चीज़ का अंदाज़ा उसे पहले से ही था। उसे पानी देने के लिए अब घर में कोई नहीं था कि वो मुंह हाथ धो ले। उसने खुद ही उठाया और पानी अपने हाथ मुंह धोकर, कोई उसे खाना देने के लिए नहीं था। कुछ अनकंफर्टेबल और अनहैप्पी फील कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसकी पत्नी नहीं थी, इसलिए कि उसे अपनी पत्नी की आदत पड़ गई थी। और अपने आप से बातें करता है रहीम खान, तो अच्छा चली ही गई। और फिर अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू करता है कि 30 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 6 साल पहले उसका बड़ा बेटा बुंदू घर से चला गया था क्योंकि रहीम खान ने उसे बहुत बेरहमी से पीटा था। और 3 साल बाद ही छोटा बेटा नूरू भी अपने ब्रदर के पास चला गया, बुंदू के पास चला गया। अब रहीम खान और उसकी पत्नी ये दोनों ही घर में रह रहे थे। उसने कभी भी अपनी पत्नी के साथ किसी तरह की भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखी। वो जब भी घर आता था पिछले 30 साल में उसने बेरहमी से अपनी पत्नी को तंग किया था। बहुत सारी शिकायत थी उसे समाज से, परिवार से, अपनी ज़िंदगी से, लेकिन इस सब का टारगेट उसने अपनी पत्नी को ही बनाकर रखा था। अब रहीम खान अकेला है और अपनी झोपड़ी में चारपाई पे लेटकर सोच रहा है वो टाइम जो उसकी यंग एज का टाइम था। सो लेट्स स्टार्ट द यंग एज। उसकी जब वो जवान था तो वो कैसा था? गांव में कोई भी उसके बराबर का एथलीट नहीं था, न सिर्फ एथलेटिक्स में, रेसलिंग में, कबड्डी और डाइविंग में उसके बराबर का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। उसे एक लड़की अच्छी लगती थी जो कि हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, राधा, और रहीम खान उससे मैरिज करना चाहता था। दूसरी तरफ
एक सर्कस जो कि गांव में आई थी, उसकी चकाचौंध से रहीम खान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर उसका कहीं प्रोफेशन सेट हो सकता है तो वो सर्कस में हो सकता है। उसे ट्रेवलिंग करनी, उसे फेमस होना और जो करियर वो चाहता है वो सर्कस में मिल जाएगा, ऐसा उसका मानना था। अब ये उसकी दो इच्छाएं थी। ही हैड टू डिज़ायर्स। पहली राधा, जो कि रामचरण की बेटी थी और रामचरण विलेज बनिया था। रहीम खान मुस्लिम था और राधा हिंदू थी। इसलिए पहली चीज़ जो कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं करनी थी, अगर अपने रिलीजन से बाहर कोई मुस्लिम मैरिज करता है तो उसे काफिर बोल दिया जाता है। और दूसरी तरफ रहीम खान के पेरेंट्स को सर्कस का प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके मुताबिक जो ज़मीन उन्हें बाप दादाओं से मिली है, जो पूर्वजों से मिली है, ग्रैंडफादर या एंसेस्टर से मिली है, उसी ज़मीन पे हल चलाना ये रहीम खान का काम होना चाहिए। सर्कस कोई अच्छे इज़्ज़तदार लोगों का काम नहीं है। और ये दोनों ही इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हुई। रहीम खान चाहता तो रिबिलियन हो जाता, विद्रोही हो जाता, लेकिन ख़ानदान में चलते हुए संस्कारों की वजह से वो अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोला। और माता पिता ने रामचरण से कहा कि वो जल्दी ही अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढ ले और यही उसकी बेटी की शादी की भी उम्र है। रामचरण ने रहीम खान के पिता की बात मानी और राधा की शादी रामलाल से हो गई, जो कि एक मिडल एज्ड बनिया था। और उसके परिवार में राधा अपने बच्चों के साथ रम गई। अब यहाँ राधा का अगर करैक्टर देखा जाए तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी फैमिली में एडजस्ट हो गई और अपना टाइम ठीक बिता रही थी। दूसरी तरफ रहीम खान, जिसकी शादी उसके माता पिता ने फ़िक्स की और कुछ अच्छे कपड़े, गहने और बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे। वहाँ निकाह हुआ। काजी ने लड़के से पूछा और दूसरी तरफ लड़की से पूछा। दोनों को कोई भी आनाकानी नहीं थी और उनका निकाह पूरा हुआ। लेकिन इस सेरेमनी से रहीम खान के फादर तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी बात मान ली थी और उन्हें ये लग रहा था कि अब वो अपनी जिम्मेवारी भी संभाल लेगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन रहीम खान की पत्नी ने उसके घर में कदम रखा, रहीम खान का सारा गुस्सा उस पर उतरने लगा। उसकी शिकायत जो उसके पेरेंट्स से थी, उसकी फैमिली से, उसकी सोसाइटी से, हर शिकायत का बदला अब वो अपनी पत्नी से ले रहा था। और ये बदला जिसके लिए उसकी पत्नी जिम्मेवार नहीं थी। लेकिन उसने राधा के उलट, राधा अपने परिवार में बिज़ी हो गई, लेकिन रहीम खान ने अपना पास्ट तो गंवाया ही था। पास्ट में उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर रहा था। एक नौकर की तरह जो पत्नी घर में सारा दिन काम करती और शाम को रहीम खान जब आता तो मर्सीलेसली, बहुत ही बेरहमी से उसको मारना शुरू करता, छोटी छोटी बात पर उसे मारता। अब शाम हो चुकी थी ये सब बातें सोचते हुए, और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो उसने एक दिन पहले की पड़ी हुई चपातियाँ उठाई और बकरी का फ्रेश मिल्क लेकर उसके साथ उसने अपनी रोटी खाई। अब खेत में जाने के लिए वो लेट हो गया था। अगर घर में कोई होता तो शायद इस चीज़ का गुस्सा भी वो अपनी पत्नी पर निकाल देता। अब देर हो गई, इसलिए लेटे लेटे उसकी नज़र गई कि झोंपड़ी में बहुत सारे जाले लगे हुए हैं और क्यों ना आज इसकी सफाई की जाए। अब उसने अपने झोंपड़ी की सफाई का काम शुरू किया और सफाई करते करते उसकी नज़र पड़ी कि छत पे एक
किनारे पे एक छोटा सा घोंसला बना हुआ है, और जैसे ही रहीम खान ने उसमें झांकने की कोशिश की तो मदर स्पैरो ने उस पर हमला करने के लिए आ गई। उसे लगा कि जो नेस्ट को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए स्पैरो तो बेचारी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी कोशिश की कि मैं अपने घर को बचा लूं, मैं अपने बच्चों को बचा लूं। जब रहीम खान ने ये देखा तो पहले तो उसके मन में आया कि मैं डंडा मार के इस घोंसले को तहस नहस कर दूं, लेकिन अचानक से उसके दिल में रहम आ गया और वो सोचने लगा कि एक माँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और घर के लिए कितनी फ़िक्रमंद है, जबकि वो पंछी है और मैं इंसान होकर अपने घर को और अपने परिवार को संभाल नहीं पाया। और उसने उस घोंसले को नहीं तोड़ा। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे स्पैरोज़ के, जो अभी पंख भी नहीं निकाल पाए थे। रहीम खान ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया और अब उसकी अटैचमेंट इन छोटे छोटे स्पैरोज़ के बच्चों से भी हो गई थी। वो छोटी छोटी रोटी उनको डालता और कभी आवाज़ दे के बुलाता, नूरू, बुंदू, इस तरह से। समय बीता, रहीम खान में बहुत बदलाव था। अब वो किसी को गांव में डांटता नहीं था, किसी से नाराज़ नहीं होता था, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन अब भी उसके बदलाव के पीछे किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। एक शाम जब बाहर खेत से हल चला के रहीम खान वापस आया तो बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बारिश बहुत तेज़ होने के कारण उसके छत पे पानी की जो बौछार थी, उसने देखा कि वो पानी उन पंछियों के घोंसले में पड़ रहा है। अगर वो जल्दी ही ना रुका गया तो उनके घोंसले में पानी से भर जाएगा और वो बच्चे जो अभी छोटे हैं उन्हें नुकसान होगा। ये सोच के रहीम खान ने अपनी झोंपड़ी की बाहर से जाकर मरम्मत करने की सोची। रहीम खान बारिश में ही बाहर निकला और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि छत को बाहर से मरम्मत कर दूं ताकि पानी अंदर ना जाए। उसकी मेहनत तो सफल हो गई, पानी रुक गया, लेकिन रहीम खान पूरी तरह भीग गया था और सुबह तक उसे कंपकपी छिड़कर बुखार हो गया था। अकेला था घर में, किसी ने देखभाल नहीं की और रहीम खान की हालत में कोई सुधार भी नहीं आया। रहीम खान खेतों में भी नहीं जाता था और घर में ही पड़ा आवाज़ लगाता रहता था, नूरू, बुंदू, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें खाना कौन देगा, तुम्हें रोटी कौन देगा। और गांव के लोगों को लगा कि शायद रहीम खान पागल हो गया है। कुछ दिन बीते और झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला नहीं, तो लोगों ने रहीम खान की पत्नी को खबर भिजवाई। जब रहीम खान की पत्नी आई, बंद दरवाज़े को खोला गया। उस समय तक रहीम खान के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और उस दरवाज़े से 4 पंछी निकल गए बाहर और उड़ गए। और वो पंछी उस घर में से इस तरह से उड़े जिस तरह रहीम खान के शरीर रूपी घर को उसकी आत्मा छोड़कर चली गई है। ये ट्रेजिक एंड था स्टोरी का। रहीम खान की पत्नी उस समय पहुंची है जब तक रहीम खान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और अगर उसकी पूरी लाइफ को एनालिसिस करें तो उसने अपनी पूरी लाइफ अपने पास्ट में गंवा दी। हमारी लाइफ एक रेत की तरह है, समय एक रेत की तरह है। अगर हम इसको पकड़कर हमेशा के लिए रखना चाहें अपनी मुट्ठी में, तो ये हमेशा के लिए हमारी मुट्ठी में नहीं रहेगी। ये धीरे धीरे सरक सरक के नीचे जाएगी और एक दिन हमारी मुट्ठी खाली हो जाएगी। वो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो क्यों ना जो समय हमें मिला है, वो हालात कोई भी हैं, उसमें हम
असली मायने में ज़िंदगी को जिएं, उस चीज़ के लिए परमात्मा का शुक्र करें, उसके लिए थैंकफुल हो जाएं जो हमें मिली है। और जो चीज़ें हम ज़िंदगी में नहीं पा पाए, नहीं मिल पाई वो हमें चीज़ें, उनके लिए रोना या अपना प्रेजेंट ख़राब करना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो ये स्टोरी थी स्पैरोज़, जिसमें कि मेन कैरेक्टर हैं रहीम खान, और रहीम खान का कैरेक्टर ही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में आने के लिए होता है। और दूसरा इस चैप्टर का थीम ऑफ द चैप्टर इस लेसन में इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर।